Online classes offer convenience, but serious aspirants know that UPSC success demands structure, focus, and personal support found only in physical classrooms. Classroom learning enables real-time interaction, ensuring no question goes unanswered. This immediate feedback fosters a deeper understanding and builds confidence. After-class interactions with faculty turns doubts into discussions and guidance into growth. These personal moments are the stepping stones to your UPSC success. Peer discussions in classrooms foster collaboration, critical thinking, and camaraderie, qualities essential for UPSC success. Classroom tests mirrors the intensity of the UPSC exam with real-time supervision and in-depth evaluations. Every test becomes a learning experience. Mock interviews in classrooms recreate the pressure of UPSC interviews. With constructive feedback, aspirants refine their responses and build confidence for the real test. A structured environment keeps you disciplined and focused. With fixed schedules and personal accountability, classrooms ensure you stay on track. Faculty members regularly interact with their peers, ensuring students get diverse perspectives on complex subjects. This enriches the learning process and keeps the curriculum dynamic and relevant. Classrooms don't just teach, they inspire. Step into the world with confidence and turn dreams into milestones. चलिए नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम लोग किस पे, लॉन्चिंग व्हीकल्स पे। लॉन्चिंग व्हीकल्स का तात्पर्य यहां पर है आपका प्रक्षेपण यान। और ये जो चूंकि आपका क्लास किस आधार पर है, प्रीलिम्स क्लास के लिए है, मास्टर क्लास, और प्रक्षेपण यान के तौर पर पहला प्रक्षेपण यान जो भारत का था, जो लॉन्च हुआ था पहला 1979 में, जिसमें हम असफल हो गए। तो पहली चीज तो आप ये जानिए कि जो प्रक्षेपण यान का तात्पर्य क्या होता है, रॉकेट, यही होता है ना। तो जो रॉकेट होता है वह कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, ये बताइए हमको। रॉकेट देखा है? बर्नौली थ्योरी कहां आ गया भाई, प्रेशर कहां यहां पर है, तब फिर देखो आप यहां पे ध्यान से, ये एक रॉकेट है, ठीक है ना। गांव वाला भी रॉकेट जो दीपावली में छोड़ते हो उसकी भी कल्पना कर लो आप। तो गांव वाला जो रॉकेट आप दीपावली में छोड़ते हो तो उसको ऐसे बॉटल में खड़ा करते हो,
तो बॉटल उसका हो गया लॉन्चिंग पैड, है ना। अब ये रॉकेट यहां पे जो आपका रहता है, तो ऊपर वाले हिस्से को देखो, तो जो ऊपर वाला हिस्सा में एक बत्ती निकली होती है जहां पे आप आग जलाते हो, है ना, वो हो गया फ्यूल सिस्टम। जब आग जलती है तो धुआं नीचे फेंकता है, तो रॉकेट कहां उठता है, ऊपर, और जब तक फ्यूल जलेगा तब तक रॉकेट ऊपर उठता जाएगा। और जहां फ्यूल खत्म हुआ, आग तो लगी हुई है, ये आग तुरंत कहां चली जाएगी, विस्फोटक पदार्थ में, और जो विस्फोटक पदार्थ है ऊपर विस्फोट हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक वही काम होता है आपके रॉकेट में। रॉकेट में ये जो चेंबर होते हैं, इस चेंबर में क्या होता है, ईंधन भरा रहता है। और किसी भी रॉकेट में जो ईंधन भरे रहते हैं वह दो प्रकार के, एक होते हैं सॉलिड और दूसरा होता है आपका लिक्विड, ठोस और तरल। ठोस ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉली ब्यूटाडाइन, और तरल ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है अनसिमेट्रिकल डाई मेथिल हाइड्राजीन। तो जब इसमें हम आग लगाते हैं तो नीचे धुआं फेंकता है और रॉकेट क्या होता है, ऊपर उठता है, और यही तो है न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया। तो रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है, क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। और रॉकेट का जो क्लासिफिकेशन है, कोई भी रॉकेट इस वजह से जानी जाती है कि उस रॉकेट में ईंधन कौन सा है और उस रॉकेट में इंजन कौन सा है, ठीक है ना। तो इस आधार पर जो रॉकेट हैं वो दो टाइप्स में बांटा गया है। पहले को हम बोलते हैं सिंपल रॉकेट। कौन सा, सिंपल रॉकेट बोलते हैं। इस सिंपल रॉकेट में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है आपका सॉलिड ईंधन हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। अब चूंकि जो ईंधन है तो उसको जलाने के लिए कुछ न कुछ ऑक्सीकारक पदार्थों की जरूरत पड़ेगी। तो इस ठोस ईंधन को जलाने के लिए हमको ऑक्सीजन के बुलबुले की आवश्यकता होती, ठीक है ना। किसी भी ठोस ईंधन को जलाने के लिए किसी विशेष इंजन की आवश्यकता नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर कोयला जलाना हो या फिर उपले जलाने हो, लकड़ी जलाना हो, पुआल जलाना हो, तो क्या उसके लिए कोई विशेष जगह चाहिए या कोई विशेष बर्तन चाहिए या कोई विशेष चूल्हा चाहिए? आप बताओ, जैसे आपको मान लो कोयला जलाना हो तो आराम से गड्ढा खोद दो, यहीं पे कोयला जला दो, है ना, दो ईंटा रख दो, वहां कोयला जला दो। लेकिन वो आपके घर में जो पेट्रोमैक्स है एलपीजी, क्या आप बगैर उस विशेष चूल्हे के आप उसको जला सकते हो? नहीं जला सकते हो। तो ठोस ईंधन को जलाने के लिए किसी विशेष इंजन की आवश्यकता नहीं होती। और जब आग नहीं जलता है ठोस, तो क्या करते हो, फूंकते हो। तो जब फूंकते हो तो ऑक्सीजन ही तो जाता है ना। तो यहां पर ठोस ईंधन को जलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन के बुलबुले की। तो ये सिंपल रॉकेट। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स रॉकेट। अब जो कॉम्प्लेक्स रॉकेट होता है, इसमें कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाएगा, लिक्विड। और इस लिक्विड ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है अनसिमेट्रिकल डाई मेथिल हाइड्राजीन या तो मोनोमेथिल हाइड्राजीन, दोनों में से कोई इस्तेमाल होता है। अब ये जो तरल ईंधन के यूज करने का दो तरीका है। एक ऐसा रॉकेट होता है जो सामान्य ताप पर कार्य करता है, और एक ऐसा रॉकेट होता है जो निम्न ताप पर कार्य करता है। तो जो सामान्य ताप पर रॉकेट कार्य करता है, उसमें फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है अनसिमेट्रिकल डाईमेथिल हाइड्राजीन, और ऑक्सीकारक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है N2O4 उसको जलाने के लिए। लेकिन अब देखो कैसा ईंधन है ये, तरल। तो इस तरल ईंधन को जलाने के लिए एक विशेष इंजन की आवश्यकता होती है, और उस विशेष इंजन का नाम है विकास इंजन। और इस विकास इंजन को बनाया था 1970 में डॉक्टर नंबी नारायण एवं उनकी टीम ने। और इस तरल ईंधन का प्रयोग किया जाता है आपका किसमें, पीएसएलवी में और जीएसएलवी में, दोनों में किया था, ठीक है। अति निम्न अगर बात की जाए
तो अति निम्न तौर पर ईंधन का इस्तेमाल होता है लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन। इसमें हाइड्रोजन को रखा जाता है -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ऑक्सीजन को रखा जाता है -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर। चूंकि ऑक्सीजन खुद है तो ऑक्सीडाइजर की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इस ईंधन को जलाने के लिए हमको एक विशेष इंजन की जरूरत पड़ती है और उस इंजन का नाम है क्रायोजेनिक इंजन। कौन सा इंजन? क्रायोजेनिक इंजन। क्लियर? या तो ये सिंपल रॉकेट की आपकी पृष्ठभूमि है। इस आधार पर भारत का जो पहला रॉकेट बना था, उस पहले रॉकेट का नाम था आपका सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और ये जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, ये कितने चरणों का था? 4 चरणों का। 1 2 3 4। और सभी चरण में कौन से फ्लूइड भरे गए थे? सॉलिड, यानी कि हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। और इसके द्वारा जो उपग्रह भेजा गया था, ये था आपका रोहिणी उपग्रह। कौन सा उपग्रह? रोहिणी उपग्रह को भेजा गया था। कब पहला भेजा गया था इसका? 1979 में। और ये जो रोहिणी उपग्रह थी, इस रोहिणी उपग्रह का जो वजन था 40 किलोग्राम, और कहां भेजा गया था इसको? 400 किलोमीटर दूर। ठीक है ना? तो जब इस SLV को भेजा गया, पहला जो भेजा गया था SLV E1, ई का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल। तो जब SLV E1 को भेजा गया 1979 में, तो ये असफल हो गया। फिर 1980 में भेजा गया E2, सफल हो गया। फिर 81 में भेजा गया D1, असफल हो गया। 83 में फिर भेजा गया D2, सफल हो गया। यानी SLV के कुल कितने रॉकेट लॉन्च किए गए? 4 रॉकेट लॉन्च किए गए, जिसमें से 2 रॉकेट असफल हुए, जबकि 2 रॉकेट क्या हुए? सफल हुए। और 2 कैसे रहे? असफल हुए। यानी कि भारत के पास अब इतनी क्षमता आ गई कि भारत अपना खुद के रॉकेट से अपने खुद के उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजना संभव कर दिया। नहीं तो याद करिए कि 1962 में हम लोगों ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया, और 1963 में हम लोगों ने क्या किया? अमेरिका से एक रॉकेट मंगाया, साउंडिंग रॉकेट, जो वातावरण के अंदरूनी हिस्से की जानकारी के लिए भेजा जाता है। और इस नाइक अपाचे नामक रॉकेट, जो साउंडिंग रॉकेट था, जो अमेरिका से मिला था, उसको हम लोगों ने कहां से? तिरुवनंतपुरम में थुम्बा नामक प्लेस से लॉन्च किया। वर्तमान में वो जो थुम्बा नामक प्लेस है, अब वो स्पेस म्यूजियम बन चुका है। अब वहां से लॉन्चिंग नहीं होती, लेकिन शुरुआत में वहीं से हुई, और वहीं से हमारी क्या हुई? शुरुआत हुई। बाद में फिर 1969 में, तो अब ये जो पूरा प्रोग्राम हुआ था, उसके लिए एक संस्था का गठन किया गया था। उस संस्था का नाम था इनकॉस्पर, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, 1962 में। फिर 1969 में इसी इनकॉस्पर को पुनर्गठित कर किसका निर्माण कर लिया गया? इसरो का निर्माण किया गया। और 1969 से आज तक हमारी प्रगति क्या है कि हम दुनिया भर की 5वीं स्पेस एजेंसी आज बन चुके हैं। जो हम कभी पहले अपने उपग्रह को विदेशों के ऊपर निर्भर रहते थे, आज हम 1969 से लेकर मैं आज तक की बात बता रहा हूं, 431 से अधिक केवल विदेशी उपग्रह को हम लोगों ने प्रक्षेपित किया है। और 1969 से लेकर अब तक हमारे खुद के लगभग 100 स्पेस मिशन हो चुके हैं, और ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। ठीक है ना? तो अब इस SLV से हम लोगों ने वो क्या किया? SLV से वो क्षमता हासिल की। अब ये देखा गया कि ये क्षमता वास्तव में सही है कि नहीं है, कहीं तुक्का तो नहीं है। तो हम लोगों ने फिर एक दूसरा यान बनाया, और वह जो दूसरा यान था, उसका नाम था ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और ये जो था वो 5 चरणों वाला था। कितने चरणों वाला? 5 चरणों वाला था।
और इस सभी 5 चरणों में कौन से फ्लूइड भरे गए थे? सॉलिड फ्यूल भरे गए थे। अब इसके द्वारा जो उपग्रह भेजा गया था उसका नाम था स्रॉस, यानी स्ट्रेच्ड रोहिणी सैटेलाइट सीरीज। ठीक है ना? अब देखो एसएलवी में जो वजन था उपग्रह का वह कितना? 40 किलोग्राम। लेकिन एएसएलवी में अब इस उपग्रह का वजन को हम लोगों ने कितना कर दिया? 150 किलोग्राम। और इसको भेजा गया, अब इसके तहत भेजा गया एएसएलवी D1, D2, D3 और D4। और कब भेजा गया? 97, 87, 88, 92 और 94। और सब के सब क्या रहे? सफल रहे। ठीक है ना? तो हमारा 2 अभियान कौन सा? एक तो एसएलवी और दूसरा एएसएलवी। ये दोनों अभियान हमारा एक्सपेरिमेंटल फेज था। हम ये देखना चाहते थे कि हम अपने ही उपग्रह को अपने रॉकेट से भेज सकते हैं कि नहीं, और फिर हम उसमें क्या हो गए? पूरी तरीके से सफल हो गए। और जब हम इसमें पूरी तरीके से सफल हो गए, तब हमारा अब आता है ऑपरेशनल अभियान। यानी अब तो हमारे पास तो ये क्षमता है ना कि हम अपने ही रॉकेट को, हम अपने ही रॉकेट से अपने सैटेलाइट्स को भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं? क्लियर? तो इस ऑपरेशनल अभियान में जो पहला सैटेलाइट्स बनाया, रॉकेट बनाया गया, उस पहले रॉकेट का नाम था आपका पीएसएलवी। और पीएसएलवी सबसे एक तरीके से विश्वसनीय रॉकेट है। किसका? इसरो का। पीएसएलवी जो रॉकेट है ये 4 चरणों वाला रॉकेट होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में आप देखिए कितने चरण है इसके? 4, 1, 2, 3 और 4। इसके पहले और तीसरे चरण में सॉलिड फ्यूल भरे जाते हैं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में कितने फ्यूल भरे जाते हैं? लिक्विड फ्यूल। सॉलिड के तौर पर हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन और लिक्विड पर अनसिमेट्रिकल डाईमेथिल हाइड्राजीन। इसीलिए मैंने बताया कि पहला विकास इंजन का इस्तेमाल कहां पे हुआ था? पीएसएलवी में। ठीक है? अब इस पीएसएलवी की पहली लॉन्चिंग हुई थी 20 सितंबर 1993 को। और इस पीएसएलवी यान के द्वारा जो उपग्रह भेजे जाते थे वह पोलर ऑर्बिट में भेजे जाते थे। और पोलर ऑर्बिट में जो उपग्रह होते हैं वो कैसे होते हैं? मौसम संबंधी उपग्रह होते हैं। तो पहला भेजा गया था पीएसएलवी D1 20 सितंबर 1993 को, और ये बेचारा क्या हो गया? असफल हो गया। क्या हो गया? असफल हो गया। ठीक है ना? पहला ही। उसके बाद फिर भेजा गया पीएसएलवी D2। वो क्या रहा? सफल रहा। पीएसएलवी D2 के बाद फिर भेजा गया पीएसएलवी एक्सल-1 सितंबर 1993 से लेकर मैं आज की डेट तक आपको बता रहा हूं, टोटल पीएसएलवी की कुल 62 उड़ानें हो चुकी हैं। कितना? 62 उड़ानें हो चुकी हैं। और इस 62 उड़ान में 2 उड़ान इसकी असफल हुई है, बाकी सब की सब क्या हुई हैं? सफल हुई हैं। और उन 2 उड़ानों में अगर सही ढंग से देखा जाए तो केवल पहला ही असफल हुआ है, दूसरा असफल नहीं हुआ है। वो क्यों नहीं असफल हुआ है? क्योंकि पहला तो असफल हो गया, दूसरा क्या था ना, एक नेविगेशन के उपग्रह को लेकर गया, नौवहन प्रणाली के उपग्रह को लेकर गया। और जब वो नौवहन प्रणाली के उपग्रह को लेकर गया तो उपग्रह को तो वो कक्षा में पहुंचा ही दिया, उपग्रह को कक्षा में पहुंचाया, लेकिन उस उपग्रह का कार्य वो नहीं किया, क्योंकि उस उपग्रह के ऊपर लगी हुई हीट शील्ड ही क्या हो गई? खराब हो गई। और जब उस उपग्रह के ऊपर लगी हुई हीट शील्ड खराब हुई तो वो तो उपग्रह काम करेगा नहीं। और जब उपग्रह काम नहीं किया तो मिशन ही क्या हो गया? फेल हो गया। लेकिन आप बताओ पीएसएलवी उस यान को लेकर वहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा।
वो नेविगेशन का उपग्रह था और उस उपग्रह का नाम था PSLV XL-C39। तो हम सही ढंग से ये नहीं कह सकते हैं कि PSLV फेल हुआ, मिशन फेल हो गया, तो मान के चलते हैं कि क्या हो गया, PSLV भी फेल है। लेकिन पहला इसका क्या रहा, फेल रहा। तब से लेकर अब तक लगभग इसके पूरे 62 अभियान हुए हैं और इस 62 अभियान में 2 अभियान इसके क्या रहे हैं, असफल, बाकी 60 अभियान क्या रहे, सफल रहे हैं। और अगर आपको जानकारी हो तो अभी हाल ही में PSLV XL-C60, याद रखना पहला और दूसरा D1 और D2 था, PSLV D1 और PSLV D2। D1 कब लॉन्च हुआ, सितंबर 1993 में, फिर D2 लॉन्च हुआ, ठीक है ना। नंबरिंग कब से हुई है, तीसरे नंबर से, ठीक है ना। तो अगर आज PSLV XL-C60 लॉन्च हुआ है तो 2 तो पहले भी था, तो कुल कितने हो गए, 62। तो PSLV की कुल लॉन्चिंग कितनी हुई है, 62 लॉन्च हुई है। और अभी जो रिसेंटली भेजा गया था, आपको पता है 2 प्रकार के उपग्रहों को भेजा गया है, बड़े उपग्रह को भेजा गया है। और वे बड़े उपग्रह कौन सी क्रिया को दर्शाए हैं, मिशन का नाम है स्पेडेक्स, यही तो नाम है। और इस स्पेडेक्स में 2 विशेष उपग्रहों को भेजा गया है और वे जो दो विशेष उपग्रह हैं, एक का नाम है आपका चेजर और दूसरा का नाम है टारगेट। और इसको भेजा गया है किससे, PSLV XL-C60 के द्वारा। तो इस PSLV का जो अंतिम अभियान था वो कौन सा था, यही है PSLV XL-C60, ठीक है ना। और इसी PSLV के द्वारा 2 बहुत बड़े कार्य किए गए। उसमें पहला जो कार्य किया गया है इस PSLV के द्वारा वो ये है कि इस अभियान के द्वारा एक बार में हम लोगों ने 104 सैटेलाइट्स को भी क्या किया था, लॉन्च किया था। कितने, 104 सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया था। और इसी PSLV के द्वारा अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक्सपोसेट सैटेलाइट को लॉन्च किया। और ये जो एक्सपोसेट सैटेलाइट्स है, पोलरीमीटर सैटेलाइट्स है, एक्सरे पोलरीमीटर, और ये दुनिया का दूसरा और भारत का इस टाइप का पहला उपग्रह था। तो कुल PSLV की लॉन्चिंग, जैसे हरि की कथा अनंत है ना, वैसे PSLV की भी कथा अनंत है। तो टोटल PSLV की लॉन्चिंग कुल कितनी हुई है, 62 लॉन्चिंग हुई है। और इस PSLV को दुनिया का सबसे विश्वसनीय यान माना जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी सफलता की दर क्या है, बहुत ज्यादा है। तो इस PSLV को बनाया गया था ध्रुवीय कक्षा में उपग्रहों को भेजने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ इसी PSLV ने लंबी दूरी के अभियानों को भी सफलतापूर्वक संचालित किया है, क्योंकि PSLV की जो क्षमता थी वो लगभग 1750 किलोग्राम के उपग्रह को ले जाने की थी। लेकिन अगर बताओ, जैसे बाइक है, बाइक का एवरेज 50 लीटर प्रति किलोमीटर है, तो नंगी बाइक का है, सॉरी 100 किलोग्राम वो वेट रखोगे तब वो एवरेज है ना। लेकिन अगर मान लो उसी बाइक पे अगर 4 लोग बैठ जाएं तो भी क्या वो उतना ही एवरेज देगी, कम हो जाएगा ना। तो PSLV की क्षमता कितनी है, 1750 किलोमीटर। और अगर हम सैटेलाइट्स का वजन कम कर दें तो और दूर जा सकती है ना। तो उसी क्रम में PSLV के द्वारा 3 लंबी दूरी के अभियानों को भी पूर्णतया संचालित किया गया है। और वह लंबी दूरी है आपके, पहला मिशन चंद्रयान फर्स्ट, ठीक है ना, 2008 में लॉन्च किया गया। और उसको लॉन्च किया गया था PSLV XL-C11 के द्वारा। फिर दूसरा PSLV का मिशन है मिशन मंगलयान, इसको लॉन्च किया गया था आपका 2013 में। और जिस PSLV से लॉन्च किया गया था उसका नाम है PSLV XL-C25। और अभी रिसेंटली जनवरी 2024 में आदित्य L1 लॉन्च किया गया था, किससे, PSLV XL-C57 के द्वारा, ठीक है। तो 3 जो है वो लंबी दूरी के अभियानों में भी PSLV क्या रहा, पूर्णतया शामिल रहा है। और पहली बार
अमेरिका की टाइम्स मैगजीन ने इस पीएसएलवी को अपने फ्रंट पेज पर स्थान दिया था, कवर पेज पर, जब इसी पीएसएलवी ने मंगलयान को सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में पहुंचाया था। क्लियर? पीएसएलवी के बाद दूसरा यान है हमारा कौन सा? जीएसएलवी। अब जीएसएलवी पीएसएलवी से थोड़ा सा डिफरेंस है। अब इस जीएसएलवी के 3 चेंबर होते हैं। इसके पहले चेंबर में सॉलिड फ्यूल होता है, दूसरे चेंबर में लिक्विड फ्यूल होता है, लेकिन इसका जो तीसरा चेंबर है जिसको हम अपर स्टेज बोलते हैं, इसमें क्रायोजेनिक, हमेशा याद रखे रहना, अपर स्टेज में होता है, इसमें क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है और इसमें जो फ्यूल इस्तेमाल होता है वो फ्यूल है आपका क्रायोजेनिक फ्यूल। कौन सा फ्यूल? क्रायोजेनिक फ्यूल होता है इसमें। और क्रायोजेनिक फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन -253 डिग्री सेंटीग्रेड और -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और इस जीएसएलवी की जो क्षमता है, इस जीएसएलवी की क्षमता लगभग 1750 किलोग्राम से लेकर 2500 किलोग्राम के सैटेलाइट्स को ले जाने की है। ठीक है ना? लेकिन इस जीएसएलवी के लिए हमको चाहिए क्या? क्रायोजेनिक इंजन चाहिए, और हमारे पास क्रायोजेनिक इंजन था नहीं। तो इस क्रायोजेनिक इंजन के लिए हम लोगों ने किसके साथ करार किया था? रूस के साथ करार किया था। ठीक है ना? और जब रूस के साथ करार किया गया था तो मिसाइल से संबंधित एक ट्रीटी है जिसका नाम है MTCR, मिसाइल कंट्रोल रिजिम, मिसाइल्स टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, और भारत इसका सदस्य नहीं है। ठीक है ना? अब बन चुका है 36वां सदस्य। तो जब रूस ने हमको 5 क्रायोजेनिक इंजन दिया, तो उस 5 क्रायोजेनिक इंजन में जैसे ही हमारा करार हुआ, अमेरिका प्रतिबंध लगा दिया रूस पर, क्योंकि हम MTCR ग्रुप के सदस्य थे नहीं, तो हमको वो तकनीकी नहीं मिल सकती थी। क्यों? क्योंकि अमेरिका को अंदाजा था कि हम क्रायोजेनिक तकनीकी का इस्तेमाल अपने मिसाइल्स प्रौद्योगिकी में कर रहे हैं, और बात सही थी, क्योंकि 1983 से हम लोग मिसाइल्स प्रौद्योगिकी को भी तेजी से चला दिए थे। पहले मिसाइल्स के लिए ऑपरेशन वैलिएंट और ऑपरेशन डेविल चलाया गया था, वो सब सफल नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास रॉकेट ही नहीं था। अब जैसे ही 1983 में हमारे पास अपना खुद का रॉकेट हो गया, मिसाइल्स प्रौद्योगिकी शुरू कर दी, और उस मिसाइल्स प्रौद्योगिकी का नाम था IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। डॉक्टर APJ कलाम के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई, और इसमें 5 प्रकार की मिसाइलों को बनाने का लक्ष्य रखा गया: पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। तो दुनिया को यह लगा कि हम क्या कर रहे हैं? क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल हम किस में कर रहे हैं? मिसाइल्स प्रौद्योगिकी में। तो हम चूंकि सदस्य थे नहीं, तो लीगली फिर रसिया ने क्या किया? रसिया ने कहा कि 5 क्रायोजेनिक इंजन हम आपको दिए हैं, आपको हमको लौटाना पड़ेगा, उससे अच्छा आप इसका यूज कर डालो। तो हम लोगों ने GSLV मैक फर्स्ट सीरीज जो लॉन्च की थी, उसमें विदेशी क्रायोजेनिक इंजन था। लेकिन 2014 में हमारा अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन बन के तैयार हुआ। 2008 में हम लोगों ने इसका पहला परीक्षण किया, असफल हो गए। 2010 में फिर परीक्षण किया, आंशिक सफलता मिली। 2014 में परीक्षण किया और हमारा अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन बनकर तैयार हो गया। तो फिर हम लोगों ने क्या किया? GSLV मैक 2 को लॉन्च किया, और उस GSLV मैक 2 के तहत हम लोगों ने कुल 5 रॉकेट को लॉन्च किया। उसमें से कुछ सफल रहे और कुछ असफल रहे। 2001 से लेकर आज तक की हम आपको क्षमता बता दे रहे हैं। 2001 से लेकर आज तक हम लोगों ने GSLV के कुल 17 मिशन किए। कुल कितने? 17 मिशन किए हैं। इस 17 मिशन में 11 पूरी तरीके से क्या रहे? सफल रहे। 11 पूरी तरीके से सफल रहे, 4 असफल रहे हैं, और 3 क्या हैं? आंशिक रूप से सफल रहे। ठीक है ना? तो कुल कितने? लगभग हम लोगों ने 17 मिशन इसके ऑर्गेनाइज किए हैं। और अभी जो लेटेस्ट और मिशन भेजा गया था वो था आपका LVM-3, यानी कि GSLV मैक 3। LVM-3 से हम लोगों ने कौन से उपग्रह को भेजा था? NVS-2, है ना? NVS-2 को भेजा गया था। कब भेजा गया?
29 जनवरी 2025 को। ये जीएसएलवी का कौन सा मिशन? 17वां मिशन था और एनवीएफ सीरीज सैटेलाइट्स का ये दूसरा सैटेलाइट था। और एनवी जो 2 सैटेलाइट्स था, सॉरी क्या बोलता है उसका, NVS-1, इसको भेजा गया था 2023 में, ये भी नेविगेशन का। NVS-2 भेजा गया, ये भी नेविगेशन का। और दोनों भेजा गया था GSLV मैक 3rd कैटेगरी के यान से, और उस यान का नाम था GSLV F12। GSLV F12 से भेजा गया, इसी को हम बोलते हैं LVM-3। क्या बोलते हैं? LVM-3, क्योंकि GSLV का नया नाम है लॉन्च व्हीकल मशीन 3। तो कुल कितने मिशन हुए हैं GSLV के? 17 मिशन हुए हैं, ठीक है ना। अभी भी हमारे पास जो क्षमता है वह 4000 किलोग्राम के सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भेजने की क्षमता है। कितना? 4000 किलोग्राम। और अभी आप लोगों ने अगर शायद न्यूज पढ़ा होगा तो देखा होगा, कुछ दिन पहले क्या, पिछले मंथ में हमने अपना एक उपग्रह फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च करवाया। संचार उपग्रह, उसका नाम था N2 सैटेलाइट। क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है? हमारे पास क्षमता कितनी है? 4000 किलोग्राम की। तो फाल्कन 9 रॉकेट का हम सहारा इसलिए क्योंकि उस रॉकेट का वजन, N2 रॉकेट का जो वजन है वो 4700 किलोग्राम है, इसलिए उसको किससे लॉन्च करवाया? फाल्कन 9 रॉकेट से। हमारी जो क्षमता है अभी कितने? 4 टन के उपग्रह को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ले जाने की क्षमता है, और निकट भविष्य में हम इस क्षमता को बढ़ाकर लगभग 10 टन के आसपास करने वाले हैं, ठीक है। तो PSLV और GSLV, और इस GSLV की कितनी कैटेगरी? 3, GSLV मैक 1st, GSLV मैक 2nd और GSLV मैक 3rd। तीनों में डिफरेंस समझो क्या है। इन दोनों की जो क्षमता है वह लगभग 1750 किलोग्राम से 2500 किलोग्राम के आसपास है, लेकिन फर्स्ट में विदेशी क्रायोजेनिक इंजन और सेकंड में स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन, थर्ड में भी स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन, जिनकी क्षमता 3 टन से लेकर कितने? 4 टन के बीच में, ठीक है ना। तो याद रखे रहिएगा, GSLV की कुल उड़ानें कितनी हुई हैं? 17 उड़ानें हुई। अब GSLV के बाद नेक्स्ट जो हमारा यान है वो है आपका RLV। RLV को हम बोलते हैं रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। अब ये जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स होता है, ये ऐसा यान होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं? दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं, ठीक है ना। यानी इसको हेलीकॉप्टर के तर्ज पर लॉन्च किया जाता है और फिर ये क्या करता है? रॉकेट के तर्ज पर कार्य करता है। तो यानी ऐसा रॉकेट जो सैटेलाइट्स को ले भी जाए और वापस सफलतापूर्वक आ जाए। किसी भी मिशन में सबसे ज्यादा जो खर्च आता है वो किस पे आता है? रॉकेट इंजन पे आता है, ठीक है ना। तो उस क्रम में हम लोगों ने पहला जो टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन किया था वह था 23 मई 2016 को। एक यान को हम लोगों ने भेजा, ये अंतरिक्ष में गया, 70 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये गया, और फिर 10 मिनट के बाद खुद ही ये अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में वापस लौट आया। और इस प्रकार की तकनीकी हासिल करने वाला भारत, अमेरिका, रूस, फ्रांस और जापान के बाद विश्व का कौन सा? चौथा देश है। इसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अभी मार्च 2024 में, कब? मार्च 2024 में हम एक नए RBL का परीक्षण किए, और उस नए RBL का नाम है पुष्पक। और इस पुष्पक के 2 RBL का हम लोगों ने टेस्टिंग पूरी तरीके से कर लिया है, और इस टेस्टिंग का हमको जो फायदा मिलेगा वह मिशन गगनयान में मिलेगा, ठीक है ना। तो इस पुष्पक को क्या किया गया? चिनूक हेलीकॉप्टर से ऊपर ले जाकर इसको छोड़ा गया, और छोड़ने के क्रम में कुछ देर ये जब ऊपर छोड़ा गया तो ये सफलतापूर्वक अपने रनवे पर क्या आया? उतर लिया। यानी RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल से रिलेटेड हमारी सारी टेस्टिंग अब हो चुकी है। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हमारा मिशन गगनयान भी क्या होगा? पूरी तरीके से सफल होगा।
भारत की प्रगति में 2-4 चांद और लगाते हैं, और वे हैं आपका कि भारत अब प्राइवेट सेक्टर में भी क्या कर दिया है, अपने आप को स्थापित कर लिया है। इसीलिए स्पेस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने के लिए 2023 में भारत की अपनी एक अलग से स्पेस पॉलिसी जनरेट की गई, जिसमें औद्योगिक संघ को भी शामिल किया गया है, प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल किया गया है। इसीलिए भारत में एक सेकंड कॉमर्शियल विंग भी बनाया गया है, जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। पहली कॉमर्शियल विंग है इसरो की, जिसका नाम है एंट्रिक्स। ठीक है, तो उसी क्रम में आगे चलते हुए भारत की एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मॉस। इस अग्निकुल कॉस्मॉस ने पहला 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट, आपके सामने है, पहला 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट जिसका नाम है अग्निबाण, और इस अग्निबाण को बनाया है प्राइवेट सेक्टर की कंपनी अग्निकुल कॉस्मॉस, अग्निकुल कॉस्मॉस ने। ठीक है ना। इसके पहले हैदराबाद की एक और प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है जिसका नाम था स्काई रूट। स्काई रूट ने इसके पहले विक्रम एस रॉकेट को भी लॉन्च किया था 2022 में। ठीक है ना। उसके बाद ये दूसरी कंपनी है अग्निकुल कॉस्मॉस, जिसने विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्वदेशी 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट जिसका नाम है अग्निबाण को क्या किया, सफलतापूर्वक लॉन्च किया। सेमी क्रायोजेनिक इंजन का मतलब यह होता है कि इसमें जो फ्यूल है अब हाइड्रोजन की जगह किरोसिन ऑयल का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है ना, किरोसिन ऑयल का, और ये बहुत ऊंचाई तक नहीं जाएगा, लेकिन ये दूर संवेदी उपग्रहों को अपनी कक्षा में पूरी तरीके से स्थापित कर देगा। तो याद रखे रहिएगा, कंपनी कौन सा है आपका, अग्निकुल कॉस्मॉस, रॉकेट कौन सा है, अग्निबाण, और किस टाइप का रॉकेट है, 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन युक्त रॉकेट। 3D प्रिंटेड इंजन का मतलब होता है, पहले इसमें आप जान जाओ 3D प्रिंटेड। 3D प्रिंटेड का मतलब होता है जैसे मान लो ये कप है, तो अब मान लो इस कप को हमको बनाना होगा, तो पहले हम मिट्टी लेंगे, उसको कूटेंगे, फिर उसको डिजाइन देंगे, फिर पॉलिश करेंगे, इतना काम करना पड़ेगा। ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो जिस मटेरियल का ये बना है, हम उसी मटेरियल की एक सीट बना दें, बाकी कुछ नहीं करना है। अब उस मटेरियल की हम सीट बनाएंगे, फिर कंप्यूटर ग्राफिक की मदद से हम सीट पर सीट डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, और एक समय आएगा कि वो सारा सीट मिलकर इस कप का आकार ले लेगा। ठीक है ना। तो 3D प्रिंटेड का मतलब होता है कि उन्हीं पदार्थों से बनी हुई परतें होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई जाती हैं, और फिर कंप्यूटर की मदद से वो परतें क्या कर लेती हैं, अपना एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेती। इसको हम बोलते हैं 3D प्रिंटेड। रियल है, आभासी कहां है। तो जो कंप्यूटर से बनाया जाएगा वो आभासी होगा, नहीं समझ पाए। अच्छा ठीक है, मान लो ये मेज है, ठीक है ना, इसको हम कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिए और इस पर हम प्लेट रख दिए। ठीक है ना, उस प्लेट पर इस कप से बने हुए जो मटेरियल हैं उनकी हम एक चादर रख दिए, पूरा फैला दिए। अब हमने कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कर दिया कि हमको इस डिजाइन की वस्तु चाहिए। अब इस डिजाइन की वस्तु का इंफॉर्मेशन किस पे गया, इस प्लेट पे गया। अब ये प्लेट क्या करेगा, परत दर परत को इकट्ठा करते जाएगा, इकट्ठा करते जाएगा, इकट्ठा करते जाएगा, और इकट्ठा करते करते एक समय ऐसा आएगा कि वो परत खुद मुड़ के घूमकर इस कप का आकार ले लेगी। समझ गया। अब इसको हम क्या बोलते हैं, 3D प्रिंटेड। अभी आया है 4D प्रिंटिंग। 4D प्रिंटिंग क्या है कि ये स्वतः अपना आकार ले लेगी। ठीक है ना, स्वतः अपना आकार ले सकती है, और अगर एटमॉस्फेयर में इसके चारों तरफ अगर इन्वायरमेंट ठीक नहीं है तो वो आकार नहीं ले पाएगी। वो 4D प्रिंटेड है। भविष्य में आएगा 3D प्रिंटेड, 3D प्रिंटेड, उसका भी कॉन्सेप्ट आया। 5D प्रिंटेड क्या होता है, एक कप तो ले लिया, लेकिन पता चला कि बाहर टेम्परेचर ज्यादा है, तो अब ये अपना कप दूसरा आकार ले लेगी। पता चला टेम्परेचर बहुत कम है, अब ये आकार अपना दूसरा ले लेगी। ये भविष्य का है अभी
3D 4D 5D। अभी दुनिया किस पर है? 3D पर है। और हर एक मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसमें 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है ना? तो इतने थे हमारे कौन से? लॉन्चिंग व्हीकल। और इसरो की दो महत्वपूर्ण उपलब्धि जो अभी हमने आपको चर्चा की, वो महत्वपूर्ण उपलब्धि ये है कि हमारा जीएसएलवी यान क्या किया? NBS-01 और NBS-02 इसको लॉन्च किया। यानी अब हम अपने खुद के संचार उपग्रह को क्या करते हैं? लॉन्च कर सकते हैं। और इसरो की अगर हम पूरी उपलब्धियों में देखें तो इसरो की 3 और 4 ऐसी उपलब्धियां हैं जो बेहद चर्चित हैं। उसमें पहली उपलब्धि है एक साथ पीएसएलवी यान के द्वारा 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च करना। एक बड़ी उपलब्धि थी। दूसरी बड़ी उपलब्धि अगर देखा जाए तो पहले ही प्रयास में मिशन मंगलयान को उनकी कक्षा में स्थापित करना, ये दूसरी उपलब्धि थी। तीसरी उपलब्धि देखा जाए तो चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना। इसको भी भेजा गया किससे? जीएसएलवी मैक 3 के द्वारा। ठीक है ना? तो ये 3 ऐसी बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं और जल्दी ही चौथी महत्वपूर्ण उपलब्धि इसरो हासिल करने वाला है और वो है मिशन गगनयान। और इस मिशन गगनयान के तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों का दल अंतरिक्ष में जाएगा और ये 5 से 7 दिनों तक ये चक्कर लगाकर वापस अरब सागर की खाड़ी में ये उतर जाएंगे। तीनों अंतरिक्ष यात्रियों की प्रॉपर ट्रेनिंग रसिया में हो चुकी है, अभी बेंगलोर में चल रही है। और इसी 3 अंतरिक्ष यात्रियों में एक अंतरिक्ष यात्री है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। और इन शुभांशु शुक्ला को आक्जियोम 4 मिशन के तहत, जो कि आर्टेमिस मिशन के समझौते के तहत है, तो इस आक्जियोम 4 मिशन के तहत पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ये जाएंगे। कौन जाएंगे? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। और यही शुभांशु शुक्ला हमारे गगनयान में व्योमनाट के तौर पर जाएंगे। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को व्योमनाट कहा जाता है, जबकि अमेरिका के अंतरिक्ष यात्रियों को ये एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को क्या बोला जाता है? व्योमनाट बोला जाता है। तो ये 5-6 ऐसी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं इसरो की, जो इसरो को वैश्विक लेवल पर क्या करती हैं? पूरी तरीके से स्थापित करती है। ठीक है। हाँ, आदित्य L1 है, लेकिन सन के लिए तो बहुत सारे देशों का मिशन हो चुका है। ठीक है ना? हाँ, आदित्य L1 को भी हम जोड़ सकते हैं। ठीक है ना? लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पहले हैं, उस पहलों में है आपका मिशन चंद्रयान, मंगलयान और अब जो होने वाला है वो आपका गगनयान। और अभी आप लोगों ने देखा कि जनवरी में हम लोगों ने पीएसएलवी एक्सएल C60 से 2 बड़े उपग्रहों को भेजा, चेजर और टारगेट। इसकी हमने डॉकिंग करवाई, फिर एंटी डॉकिंग करवाई। डॉकिंग का मतलब उनको जोड़ा और जोड़ने के बाद फिर क्या किया? अलग किया। और ये प्रयोग हमारा सफल रहा, जो कि 2030-35 तक जो हम अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएंगे, उसके लिए ये प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण थी और हम इसमें क्या रहे? पूरी तरीके से सफल रहे। उसके साथ साथ इसरो की एक और उपलब्धि है। इसरो ने पहली बार अंतरिक्ष में किसी भी पौधे के बीज को जर्मिनेट किया है। इसी डॉकिंग और एंटी डॉकिंग में उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया था, माइक्रोग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स के बियॉन्ड लोबिया के पौधे के बीजों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में अंकुरित करवाया। याद रखे रहना, किसके बीज को? लोबिया के बीजों को। तो ये सब महत्वपूर्ण पहले हैं किसकी? हमारे इसरो की। ठीक है ना? तो आज की जो मास्टर क्लास थी, तो इस मास्टर क्लास में हम लोगों ने किसको किसको देखा? 3 विशेष चीजों पर हम लोगों ने इसमें चर्चा की। पहला, ऑर्बिट क्या है, सैटेलाइट्स क्या है, और फिर लॉन्चिंग व्हीकल्स क्या है। ठीक है ना? और बाद में हम लोगों ने इसरो के कुछ महत्वपूर्ण पहलों को देखा था। ठीक है ना? आगे की क्लास में हम लोग फिर आएंगे, मास्टर क्लास साइंस से रिलेटेड कुछ ऐसे साइंस टॉपिक को लेकर आएंगे जो प्री एग्जामिनेशन के लिए बेटर होती हैं। ठीक है? हाँ, सिंक्रोनस जो होता है, हाँ बोलो 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 बोलो, सन सिंक्रोनस ना? हाँ ठीक, मैं आपको रे डायग्राम से बताता हूँ। सन सिंक्रोनस,
ना 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 ना, कहाँ सेम हुआ भाई? आप इधर देखो ना, ये आपकी पृथ्वी है, ये कौन सी लाइन है? पोलर लाइन, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। एग्जैक्ट अगर कोई उपग्रह नॉर्थ पोल और साउथ पोल के लॉन्ग घूमेगी तो ये कौन सा ऑर्बिट हो गया? पोलर ऑर्बिट, ध्यान देना। और ये लाइन कौन सी है हमारी? इक्वेटोरियल लाइन। अगर कोई यहां पर उपग्रह हो और एग्जैक्ट वो इक्वेटर के लॉन्ग घूमे तो इसको हम क्या बोलते हैं? जियोस्टेशनरी। ये तो दोनों क्लियर है। तो इसका जो एंगल है वह एक्सिस से कितने डिग्री है? 90 डिग्री। और इसका जो एंगल है वो एक्सिस से कितना है? भाई एक ही तो मानक करेंगे ना एंगल का, 0 डिग्री। लेकिन अगर मान लो हम कोई उपग्रह यहां पर स्थापित कर दें या तो यहां पर स्थापित कर दें, तो अब इनका मूवमेंट देखो ऐसे होगा, है तो पोल के पास ही में ना। या यहां कर देंगे तो ये क्या है? ये भी तो है पोल के पास में, है ना। तो अब ये पोलर ऑर्बिट और ये कैसे हो जाते हैं? सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, सूर्य तुल्यांकी कक्षा। अब ये जियो स्टेशनरी है 0 डिग्री पर। अब मान लो इस 0 डिग्री से थोड़ा सा यहां पर हम चेंज कर दें, यहां पे मान लो, तो अब इनका मूवमेंट कैसे होगा? इस टाइप का। और यहां पे कर देंगे तो अब इनका मूवमेंट कैसे होगा? इस टाइप का। तो ये क्या होंगे? देखो एंगल का थोड़ा सा फर्क है ना यहां पे, और ये एंगल का फर्क 0 से 10 डिग्री होता है, बस, ज्यादा नहीं। तो ये कौन क्या क्या कहलाएगा? जियो सिंक्रोनस। ठीक है ना। फर्क क्या है? जो पोल के एलॉन्ग घूम रहा है इसका परिक्रमण काल 90 मिनट है, ठीक है ना। 90 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है और 90 मिनट में ये भी एक चक्कर लगाएगा, नो डाउट, ये भी 90 मिनट में ही चक्कर लगाएगा। लेकिन ये कभी पृथ्वी के नजदीक रहेगा और कभी पृथ्वी के दूर रहेगा, और ये जनरली पृथ्वी के उसी हिस्से को कवर करेगा जहां पर सूर्य का प्रकाश है। ये पोलर के लिए तय नहीं है, लेकिन इनके लिए ये तय है। तो यहां पर पोलर ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, इनका जो मार्ग है वो कैसा है आपका? सर्कुलर। लेकिन सन सिंक्रोनस और आपका जियो सिंक्रोनस, इसका मार्ग कैसा है आपका? इलेप्टिकल, दीर्घवृत्ताकार। समझ गया? तो ये सूर्य के सापेक्ष क्या होते हैं? जैसे जैसे सूर्य अपनी स्थिति बदलता है वैसे वैसे सन सिंक्रोनस के जो उपग्रह होते हैं अपनी स्थिति बदलते हैं। कहने का सेंस ये है कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में जो उपग्रह होते हैं वह सदैव सूर्य के प्रकाश का सामना करते हैं। क्लियर? तो सन सिंक्रोनस, पोलर ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस। इसीलिए कभी कभी सन सिंक्रोनस को हम बोल देते हैं सन स्टेशनरी ऑर्बिट, यानी सूर्य के सापेक्ष स्थिर, क्योंकि जैसे सूर्य की स्थिति बदलती है वैसे इनकी भी स्थिति बदलती रहती है। क्लियर? आया समझ में? सैटेलाइट्स, ऑर्बिट वगैरह, ठीक है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट में फिर कोई इंटरेस्टिंग क्लास जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है उस पर हम फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।